सैम मानेकशॉ के कारनामों पे बनी हुई मूवी सैम बहादुर तो आप सबने देख ली होगी। देखने के बाद तालियां भी बजा ली होंगी, प्राउड भी फील कर लिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने उनको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट करके भी देख लिया हो, इस पार्टी या उस पार्टी को बुरा भला भी बोल लिया हो। लेकिन क्या आपकी दिलचस्पी सिर्फ ये जानने में है कि उस आदमी ने इस देश के लिए क्या किया, या फिर आप ये भी जानना चाहते हो कि उनकी रिटायरमेंट के बाद इस कंट्री ने उनके साथ क्या किया? क्या उनको अपनी वेल डिजर्व्ड रिस्पेक्ट मिली कि नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो उसके पीछे किसकी गलती थी? अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। फाइनली 15 जनवरी 1973 में सैम बहादुर रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो तमिलनाडु की नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के कुन्नूर एरिया में अपनी वाइफ के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या एक फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? इसको समझने के लिए फील्ड मार्शल का जो टाइटल है उसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। 18th सेंचुरी में जर्मनी की प्रूशियन एम्पायर के किंग फ्रेडरिक द ग्रेट ने सबसे पहले फील्ड मार्शल का टाइटल इंट्रोड्यूस किया था। इस टाइटल का पर्पस ये था कि जो ऐसे जनरल्स होते हैं जिन्होंने कोई बहुत बड़ी वॉर्स जीती होती हैं, उनको ऑनर करना। तो एक ऑनरेरी टाइटल है और ये जनरल के रिटायर होने के बाद भी उनके साथ ही रहता है, बल्कि वो डेथ तक फील्ड मार्शल बने रहते हैं। और इसकी वजह से उनको अपनी पूरी सैलरी मिलती है, ना कि पेंशन। इस बात को इस वीडियो के एंड तक याद रखना। और सैलरी के अलावा उनको एक छोटा सेक्रेटेरिएट भी मिलता है और साथ में कुछ छोटा स्टाफ भी मिलता है जो उनके साथ एंड तक रहता है। ये एक 5 स्टार जनरल रैंक होता है जो कि इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस में आज तक सिर्फ 3 लोगों को मिला है। आर्मी के सैम मानेकशॉ को 1971 वॉर के लिए, आर्मी के ही के एम करियप्पा को 1947 वॉर के लिए, और एयरफोर्स के अर्जन सिंह को 1965 वॉर के लिए। सैम मानेकशॉ के अंडर डायरेक्टली काम करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जी.के. सिन्हा ने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का नाम था मेकिंग ऑफ अ फील्ड मार्शल, जिसमें वो बताते हैं कि जनवरी 1973 में सैम मानेकशॉ की रिटायरमेंट से 15 दिन पहले न्यू ईयर वाले दिन इन सबको पता चला था कि उनको फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। जिसको सुन के वे काफ़ी हैरान हुए थे, क्योंकि उससे सिर्फ 2 महीने पहले ही इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसमें से कभी भी कोई फील्ड मार्शल नहीं बनेगा। लेकिन ये फाइनली डिसाइड हो गया और जी.के. सिन्हा को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि उन्होंने डिसाइड करना है कि सैम मानेकशॉ को कौन कौन सी इंटाइटलमेंट्स मिलनी है। इस पर उन्होंने ही काम करना था। और उस टाइम पे ये काफ़ी सीक्रेट रखा गया था कि सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो टेलर थे जिन्होंने उनकी न्यू यूनिफॉर्म बनानी थी, उनको भी ये बताया गया था कि ये नेपाल के किसी फील्ड मार्शल की यूनिफॉर्म बनाई जा रही है। और जी.के. सिन्हा अपने आर्टिकल में ये भी बताते हैं कि जब राष्ट्रपति भवन में उनको ये रैंक मिलना था, उस टाइम पे जो सीटिंग प्लान डिसाइड होना था कि कौन कहाँ पे बैठेगा, उसको लेके भी उस टाइम के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके बीच और जी.के. सिन्हा के बीच में काफ़ी बहस हुई थी। क्योंकि जी.के. सिन्हा चाहते थे कि सैम मानेकशॉ फर्स्ट रो में बैठे, जहाँ पे कि भारत रत्न अवार्डीज़ को बिठाया जाता है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स चाहते थे कि कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि किसी भी आर्मी चीफ से हायर रैंक होता है, वो फर्स्ट रो में बैठे। खैर, ये सारी बहस बिसाई के होने के बाद फाइनली सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का रैंक मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर शेमफुल बात यह है कि 1973 से लेके 2007 तक इन 34 सालों में सैम मानेकशॉ को प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पूरी सैलरी नहीं मिली। 1973 में कांग्रेस की सरकार थी, 2007 में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 34 सालों के बीच में जनता दल, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों ही पार्टीज की सरकार इंडिया में रह चुकी थी। लेकिन किसी ने भी ये कंसीडर नहीं किया, ऐसे कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आए जिन्होंने ये कंसीडर किया हो कि सैम मानेकशॉ को उनकी पूरी सैलरी दी जाए। बल्कि हैरानी की बात यह है कि फाइनली 2007 में एक प्रेसिडेंट को, एपीजे अब्दुल कलाम को फाइनली इंटरफेयर करना पड़ा उनको उनकी पूरी सैलरी दिलवाने के लिए। इसके बारे में द क्विंट से बात करते हुए सैम मानेकशॉ की जो बेटी हैं, उन्होंने उनको बताया कि 2007 में जब सैम मानेकशॉ अपने डेथ बेड पे थे, उनके मरने से सिर्फ 1 साल पहले, उस टाइम पे एपीजे अब्दुल कलाम उनसे मिलने आए थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उनसे पूछा कि जब एक फील्ड मार्शल रिटायर हो ही नहीं सकता है तो उनको पेंशन कैसे मिल रही है? तो उसके जवाब में सैम मानेकशॉ ने उन्हें बताया कि उनको पेंशन नहीं, पूरी सैलरी मिलनी चाहिए और ये रूल्स होते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने इंटरफेयर किया और फाइनली उनको अपनी मौत से सिर्फ 1 साल पहले उनके डेथ बेड पे हॉस्पिटल में जाके उनका चेक दिया गया, जो कि 1 करोड़ 16 लाख का चेक था। पिछले 34 साल की क्यूमुलेटिव सैलरी का जो उनका चेक था, उनको उनके डेथ बेड पे 1 साल पहले दिया गया।
और इसके बारे में भी जो लेफ्टिनेंट जनरल जी.के. सिन्हा हैं वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि जब वो सैम मानेकशॉ से मिले थे तो वो बताते हैं कि एक सरकारी बाबू आए थे दिल्ली से जिन्होंने मुझे चेक दिया है कि मैंने बैंक में चेक दे तो दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं है उस चेक को ऑनर किया जाएगा भी कि नहीं किया जाएगा। ये सरकारी बाबू थे डिफेंस सेक्रेटरी शेखर दत्त। 2020 में रिपब्लिक टीवी के एक डिबेट पे रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या, या फिर कह लें कि रिपब्लिक टीवी के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मेजर गौरव आर्या, उन्होंने ये कहा कि 1971 वॉर खत्म होने के बाद कांग्रेस ने सैम मानेकशॉ को डिसरिस्पेक्ट किया, उनकी पेंशन उनको ना देके। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद कांग्रेस ने सारी ही आर्म्ड फोर्सेस की पेंशन थी उनको कम कर दिया। इसका फैक्ट चेक द क्विंट ने किया था, जिसमें उन्होंने ये पाया कि ये जो उनकी स्टेटमेंट थी ये पूरी तरह से सही नहीं थी, क्योंकि द क्विंट ने जब सैम मानेकशॉ की बेटी माजा दारूवाला से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि पेंशन उनको हमेशा से मिलती रही है, लेकिन जो फुल सैलरी थी वो 2007 में जाके मिली है। और उसके अलावा जहाँ पे जो मेजर गौरव आर्या ये क्लेम करते हैं कि जो बाकी आर्म्ड फोर्सेस की जो सैलरीज थी, जो पेंशन्स थी, उनको कट ऑफ कर दिया गया था। उसमें द क्विंट बताता है कि जो थर्ड पे कमीशन 1973 में आया था उसमें पेंशन्स को कम नहीं किया गया था, बल्कि 1953 से लेकर 1970 तक जो पेंशन्स चल रही थी उनको बढ़ा दिया गया था। जैसे एक जनरल की पेंशन जो 840 रुपये चल रही थी वो 1150 रुपये कर दी गई थी। तो ये थोड़ा कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो पूरी डिबेट 2020 में चल रही थी रिपब्लिक टीवी पे, इस पूरी डिबेट का टॉपिक ही ये था कि राहुल गांधी ने उस टाइम पे कोई रिमार्क्स दिए थे जो कि प्रो चाइना साउंड कर रहे थे रिपब्लिक टीवी को, और वो बेसिकली ये लग रहा था एक कांग्रेस बैशिंग पूरी डिबेट है उसमें। और कांग्रेस बैशिंग डिबेट में आजकल मीडिया में फैक्ट्स का इधर उधर हो जाना कोई नई बात नहीं है। चलिए, ये सब तो हुआ कि उनकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ थी सैम मानेकशॉ की, लेकिन एक बहुत ही शेमफुल बात तब हुई जब 2008 में सैम मानेकशॉ की डेथ हो जाती है। उनको जो स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है वो दिल्ली में नहीं, तमिलनाडु में ही दिया जाता है, जो कि वेलिंगटन कैंटोनमेंट का एरिया है। उसमें उस टाइम की इंडिया के प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, उस टाइम के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उस टाइम पे कैबिनेट रैंक के डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी, ये तीनों ही नहीं पहुंचते हैं। सरकार की तरफ से ए.के. एंटनी की जगह सिर्फ मिनिस्टर और स्टेट रैंक के डिफेंस मिनिस्टर को सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसके जो तीनों चीफ हैं उनमें से भी कोई भी चीफ उनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए नहीं जाता है। और इन तीनों चीफ्स में से सिर्फ एक चीफ जो आर्मी के चीफ थे, दीपक कपूर, उनके पास सही रीज़न था ना जाने का, क्योंकि वो उस टाइम पे रशिया के टूर पे थे। इसलिए उन्होंने अपनी जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल नायडू को भेज दिया था। लेकिन एयरफोर्स की तरफ से और नेवी की तरफ से दोनों चीफ उस टाइम अपने ऑफिस में थे, उन्होंने ये रीज़न दे दिया था कि उनको वीवीआईपी प्लेन प्रोवाइड नहीं किया गया है, जबकि आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल खुद प्राइवेट टिकट करवा के पर्सनल फ्लाइट से उनका फ्यूनरल अटेंड करने पहुंचे थे। तो इस बात के बारे में बहुत सारे उस टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उस टाइम पे ऑपोजिशन ने भी इस पर कोई खास बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं किया था। लेकिन उस टाइम पे एक ब्रिगेडियर ये बात ज़रूर लिखते हैं कि इंडिया के जो क्रिकेटिंग हीरोज़ हैं वो तो अगर 24-25 साल बाद 2007 में वर्ल्ड कप जीतते हैं तो उनको तो 24-25 साल बाद भी याद रखा जाता है, लेकिन जो उनके वॉर हीरोज़ हैं उनको वॉर ख़त्म होते ही भुला दिया जाता है। ये काफ़ी शेमफुल बात है अपने आप में। तो इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े वॉर हीरो सैम मानेकशॉ का ऐसा अंत होने में सबसे बड़ी गलती है किसकी? क्या ये उन लोगों की है जो सिर्फ उनके कारनामों पे बनी हुई फिल्म देखने जाते हैं लेकिन उसके बाद अपनी अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी में घुस जाते हैं? क्या ये देश की वो दो बड़ी पार्टीज़ की गलती है जिनकी अलग अलग टाइम पे सरकार रही लेकिन उन्होंने सैम मानेकशॉ को उनकी डिज़र्व्ड रिस्पेक्ट नहीं दिलवाई? या फिर क्या ये उन जर्नलिस्ट कम मेजर की बात गलती है जो कि उनका नाम तो लेते हैं लेकिन उनकी वेल डिज़र्व रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं धुंधला कर देते हैं हाफ फैक्ट्स को डिलीवर करके? मेरे ख्याल से गलती है हमारी सोसाइटी की। हमारी सोसाइटी में हम जो देश का झंडा है, जो देश के सिंबल्स हैं, जो नेशनल एंथम है, इसको लेकर तो हम बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन हम इन सारे सिंबल्स को प्रोटेक्ट करने वाले जो आदमी हैं उनको लेके इतने सेंसिटिव नहीं हैं। अगर हम इतने सेंसिटिव होते तो 1973 से लेके 50 साल तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को वन रैंक वन पेंशन जैसी स्कीम्स को लागू करवाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा टाइम आ चुका है यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो कि ये देशभक्ति की डेफिनेशन घड़ के अपने हमारे सामने पेश करती हैं, और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉलोअर्स को भी ये रीथिंक करने की ज़रूरत है कि देशभक्ति की सही डेफिनेशन है क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।